बहुत उत्साही किसी नौजवान रचनाकार के लिए भारत भवन जैसी संस्था का दरवाजा 80 के दशक की शुरुआत में खुला था। औपचारिक और अनौपचारिक के भेद को, द्वैत को मानो निरस्त करते हुए भारत भवन बहुलता का केंद्र बना। भारत भवन हम जैसों की उपस्थिति को जीवन में एक मतलब देने के काम आया। ऐसी स्थापनाओं के बीच में अचानक एक अवरोध आया और वो बातचीत वहीं ठिठकी रह गई। और अब हम सब दोबारा जुड़ चुके हैं। मैं बहुत उस गलती के लिए माफी मांगते हुए, जो दरअसल हम सब में से किसी ने शायद नहीं की है, मनीष जी को दोबारा उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। वे आए। श्री मनीष पुष्कले। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम भारत भवन को याद करते हैं अशोक जी के संदर्भ में, हम उनकी उसी संदर्भ से उनकी दूसरी संस्थाओं को भी याद करें। जैसे कि जब वे ललित कला अकादमी के चेयरमैन हुए तो एक बहुत बड़ी घटना घटी। यह पहली बार हुआ कि वेनिस बिनाले में भारतीय पवेलियन को उन्होंने वहां पे अनाउंस करा। अनाउंस क्या किया उन्होंने, पूरी एक शासन प्रशासन से संघर्ष करते हुए उनको मनाया कि वहां पे आज तक भारतीय पवेलियन क्यों नहीं है। और यह पवेलियन पहली बार वेनिस बिनाले में, जो कि चित्रकला की या दृश्य कलाओं की दुनिया भर की सबसे बड़ी एक्टिविटी या सबसे बड़ी एग्जीबिशन मानी जाती है, उसमें पहली बार भारत की भागीदारी हो सकी। उन्होंने रंजीत होसकोटे को आमंत्रित किया उसको क्यूरेट करने के लिए, और उसके बाद भारतीय कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता वेनिस बिनाले के इस पवेलियन के थ्रू खुला, जिसका परिणाम और जिसका प्रभाव हम अभी भी देखते हैं। हालांकि इस बार फिर हम उसमें भारतीय पवेलियन को पाने से चूक गए। ऐसे उपक्रमों के लिए आपको हर बार नए सिरे से संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने के रास्ते को चुनने वाले लोग धीरे धीरे करके छींचते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अशोक जी उनमें से हैं जो चित्रकारों के लिए खड़े हुए। और ये बहुत, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। गुगेनहाइम म्यूजियम में 2014 में गायतोंडे की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई। ये पहला अवसर था जब गायतोंडे का इतना बड़ा रिट्रोस्पेक्टिव शो विदेश में कहीं होने वाला था। अशोक जी ने स्वयं मुझे बताया, जब अरुण वढेरा ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप इस एग्जीबिशन को क्यूरेट करिए, अशोक जी ने उस एग्जीबिशन को क्यूरेट करने से मना कर दिया। उनका यह कहना था कि मैं, चित्रों के प्रति मेरी आसक्ति है लेकिन ये क्यूरेशन का मामला मेरा नहीं है, मैं इसको क्यूरेट नहीं करूंगा। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर किसी और के सामने ये अवसर आया होता तो वो इस तरह के अवसरों को पकड़ने में एक मौका नहीं छोड़ता। अशोक जी के यहाँ ये जो हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। ये जो दो उदाहरण हैं, ये मुझे लगता है कि चित्रकला की दुनिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इन एक उदाहरण जिसमें कि वो एक प्रदर्शनी करने के लिए वेनिस बिनाले में पूरे सिस्टम से लड़ते हैं और उसको करते हैं, और दूसरा उदाहरण जिसमें कि उनके सामने एक प्रदर्शनी को आयोजित करने का अवसर है, वो उसके लिए मना कर देते हैं। ये जो हाँ करने और ना करने के बीच में जो उपस्थिति है, ये अशोक जी को बहुत ही अलग बनाती है हमारी चित्रकला की दुनिया में। हम उनको सीधे सीधे तौर पर ये भी नहीं कह सकते कि वो आर्ट क्रिटिक हैं, जैसे कि आर्ट क्रिटिक होते हैं। हम जैसे ही उनको आर्ट क्रिटिक की दृष्टि से देखते हैं तो एक वहां पे कवि भी होता है। हम जैसे ही उनको आर्ट क्रिटिक और कवि की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पे एक तीसरा व्यक्ति होता है जो एक संस्था निर्माता भी है। हम जब इन सबके अलग उनको देखते हैं तो एक युवाओं से जुड़ा हुआ एक कवि है, और दूसरी तरफ एक रजा जैसे बिल्कुल वरिष्ठ चित्रकार और युवाओं के बीच की एक ऐसी कड़ी बन जाते हैं।
तो अशोक जी का ये जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, ये साहित्य के संसार में भी उतना ही घनत्व लिए हुए है जितना चित्रकला के संसार में। आज बहुत सारे ऐसे आर्ट क्रिटिक्स हैं जो अब जिस तरीके से अपने नैरेटिव को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या अपने नैरेटिव को जिस तरीके से पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, उनमें मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये आ रहा है कि कैसे अन्य कलाओं को भी और अन्य परिसरों से भी संवादों को लिया जाए, कैसे करके उसको समृद्ध किया जाए। कहीं ना कहीं इसकी भूमिका एक बहुत बड़े पैमाने पे अशोक जी ने बनाई है। और अगर अब उस भूमिका को लेके कुछ लोग प्रेरित होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। व्योमेश जी, एक दूसरी बात मैं कह रहा था, जो आपने इसके पहले वक्तव्य में एक बात कही थी कि 20वीं शताब्दी में मैं दो उदाहरणों की बात जरूर करना चाहूंगा। उस उदाहरण में एक तरफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरी तरफ अशोक जी। ये संबंध को स्थापित करने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों कवि हैं अलग अलग समय के, और एक तरीके से एक बड़े अंतराल को, शताब्दी के दो बड़े अंतराल में ये दो ब्रैकेट जैसे खड़े हुए हैं। उसमें एक स्वयं चित्र बनाता है, लेकिन एक जो है चित्र के प्रति अपनी आसक्ति रखता है, लेकिन चित्रकार नहीं है। वो चित्रकारों के हितैषी हैं, वो चित्रकारों के संरक्षक हैं, लेकिन स्वयं चित्र नहीं बनाते हैं। ये जो एक रिलेशन जो क्रिएट हो रहा है बिटवीन राइटर एंड पेंटर, पश्चिम में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे कि डेलाक्रॉ एंड बॉडलेयर, या रोदां और रिल्के, या रॉजर फ्राई और वर्जीनिया वुल्फ, या पिकासो या स्टाइन, इस टाइप के बहुत सारे उदाहरण पश्चिम से तो आते हैं। लेकिन ये अशोक जी और रजा साहब के संदर्भ से एक उदाहरण हमारे यहाँ भी बनता है, जो बहुत सारे युवा लेखकों को भी एक प्रेरणा का कारण बनता है कि इस तरीके से संबंध बन सकते हैं जब आप एक चित्रकार विशेष के साथ अपना एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और यही जरूरत भी है। कुल मिला के हम एक बहुत बड़े देश से आते हैं। असम में कुछ अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके की कलाएं हैं, गुजरात में कुछ अलग। अभी तक जो एक बंगाल और बड़ौदा के बीच का जो नैरेटिव बना हुआ था चित्रकला के क्षेत्र में, उसके बीच में यहाँ पे आके भारत भवन की भूमिका एक बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि वो एक केंद्र बनता है, और वो केंद्र ऐसा है जहां से अमूर्तन फलता फूलता है। अशोक जी के बारे में कहा जाता है कि वे केंद्र में रहते हैं। वे केंद्र में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो केंद्रों की निर्मिति करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बातचीत ओपन एंडेड है, हमको कुछ स्टेब्लिश नहीं करना है। अशोक जी को लेकर के बहुत सारी बातें स्टेब्लिश हैं पहले से। वे बहुत सारे लोगों के मित्र और उनसे भी ज्यादा लोगों के शत्रु हैं, खासकर इस समय। ये चीजें, ये दुनियादार व्यावहारिकताएं मूल्यांकन में बाधा ही प्रस्तुत करती हैं, समारोह में भी अड़ंगा डालती है। लेकिन अशोक जी का जो कवि व्यक्तित्व है, बीते प्रायः 25 सालों से उस पर बहुत सतर्क और सावधान निगाह रखने वाले आलोचक, हमारे कवि और कविता के इनसाइडर, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। पंकज जी के ठीक बाद मैं सम्मान्या सविता जी से निवेदन करूंगा कि वो वक्तव्य दें, और ध्रुव सर को हम लोग सबसे आखिर में सुनें। तो पंकज जी को मैं बुलाता हूँ। मनीष जी कह रहे थे कि वो अशोक वाजपेयी जी कवि हैं और आर्ट क्रिटिक हैं और संस्था निर्माता हैं, और हम लोगों के लिए तो आलोचक भी हैं। तो एक बहुआयामी और एक संश्लिष्ट व्यक्तित्व है उनका हिंदी के लिए, और हिंदी के लिए बहुत आत्मीय और बहुत लोकप्रिय, निरंतर अधिक लोकप्रिय होता गया व्यक्तित्व है। और अपने जीवन के, सार्वजनिक जीवन के, सार्वजनिक साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन के पूर्वार्ध में वो मेरिट को लेके बहुत सजग थे, और बाद में उन्होंने जो इधर पिछले 10-15 वर्षों में
उन्होंने सबकी आवाज़ों को सुनने का एक एक लोकतांत्रिकता एक तरह की उनके व्यक्तित्व में आई है। मैंने एक बार कहा भी था उनसे कि मेरिट के बजाय उन्होंने एक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय एक साहित्यिक सांस्कृतिक एक वो चला रहे हैं, अपना उपक्रम चला रहे हैं। अच्छी बात है ये, और इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और लेकिन मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा था जो पूर्वग्रह में मेरे ख्याल से मंगलेश डबराल और अशोक वाजपेयी ने मिल करके रघुवीर सहाय का इंटरव्यू लिया। तो सवाल ये करते हैं कि आपका जो सीढ़ियों पर धूप में संग्रह था उसमें कुछ जीवन के सजल चित्र थे, ऐन्द्रियता थी, वगैरह वगैरह, सुख के बिंब थे। लेकिन ये जो हंसो हंसो जल्दी हंसो है, इसमें तो केवल दहशत है, यातना है। तो इसका क्या कारण है, ये जो आपके यहाँ ये परिवर्तन आया आपकी कविता में? तो रघुवीर साय ने उस समय जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि इस समय जो अशोक वाजपेयी जी का कवि जीवन है पिछले 10-15 वर्षों से, उसमें वो रघुवीर साय का वो जवाब प्रासंगिक हो गया है बहुत अधिक। रघुवीर साय ने जवाब ये दिया था कि जब आप काम करना शुरू करते हैं उसके कुछ वर्षों बाद आपको ये एहसास होता है कि कुछ ताकतें हैं जो वो काम आपको करने नहीं दे रही हैं जो आप करना चाहते हैं। तो उन ताकतों ने आपको घेर रखा है, वो आप प्रतिगामी ताकतें उनको कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो आपको आपका काम नहीं करने दे रही हैं, आपके रास्ते को उन्होंने रोक लिया है। तो उसमें आपको महसूस होता है कि आप चारों ओर से घिर गए हैं, और एक विफलता का एहसास, एक ट्रेजेडी का एहसास, एक दहशत महसूस होना स्वाभाविक है। और फिर वो कहते हैं कि अगर आपको दहशत नहीं महसूस होती, विफलता नहीं महसूस होती, तो इसके 3 ही मतलब हैं। पहला कि आपको जिंदगी का पर्याप्त तजुर्बा नहीं है। दूसरा ये कि जीवन से आपको अभी भी बहुत उम्मीदें हैं। और तीसरा मतलब ये है कि आप बहुत ताकतवर आदमी हैं, इसलिए आपको विफलता या दहशत का एहसास नहीं हो पा रहा है। अब आप कविता देखिए अशोक जी की कविता जो इधर उन्होंने लिखी है पिछले 10-15 वर्षों में, उसमें अलग अलग क्या उदाहरण दूं, उसमें एक एहसास है कि वो बार बार कहते भी हैं इसको कि जो सपना हमने देखा था जिस समाज का, संस्कृति का, साहित्य का, इवन कविता का भी, और कविता के लिए हमारे समाज में जो वातावरण हमने बनाना चाहा था, वो उनकी कविता पढ़ के लगता है कि वो शिराजा, वो सपने का शिराजा बिखर गया है। तो एक वहां पर आपको एक अवसाद मिलेगा, एक विफलता का अवसाद मिलेगा, और इसको वो स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते, हिचकते नहीं हैं, और उसको स्वीकार करते हैं कि जो समाज हम बनाने चले थे उसको बना नहीं पाए, वो सपना बिखर गया है। और ये बात वो करीब 20 साल पहले भी उन्होंने अपने एक वक्तव्य में उज्जैन में कही थी, उन पर केंद्रित एक सेमिनार में मैं गया था। 20 नहीं, 13 साल पहले की बात है, 2008 की। तो उसमें कहा था होने का अवसाद, गालिब की तरह होने का अवसाद है। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हुए अपनी अपनी तरफ से अपने तई इसमें हल्का सा संशोधन करते हुए इस बात को मानता हूं कि वो, जैसे अशोक जी होने का अवसाद कहते हैं और उसको कारणों से स्वायत्त करते हैं अवसाद को, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि वो एक सपने के विफल होने का अवसाद है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि वो जीवनाशक्ति के कवि हैं अशोक वाजपेयी। आप उनकी पूरे रचनात्मक सफर को देखें तो कहते हैं कि मेरा तो मानना है कि हर कविता एक प्रेम कविता है। केवल वो कविताएं प्रेम कविताएं नहीं हैं जो प्रेम कविता के नाम से विज्ञापित हैं, बल्कि जो सीधे सीधे प्रेम पर नहीं लिखी गई, वो कविताएं भी मेरे तई प्रेम कविताएं हैं। क्योंकि कविता मात्र जो है
इस सृष्टि से बुनियादी लगाव के बगैर संभव नहीं। तो अशोक जी इस संसार से, इस सृष्टि से, इस जीवन से संसक्ति के कवि हैं। और उनके यहाँ जो विषाद है वो प्रेम की असंभवता का विषाद है। उसके बहुत सारे, मैं कह सकता हूं अनगिनत शेड्स उनकी कविता में मिलेंगे कि वो प्रेम जो कि जीवन की सार्थकता है जैसा कि वो मानते हैं, और जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। तो स्वाभाविक है कि उनकी कविता प्रेम की असंभवता के विषाद की कविता है एक तरफ, और दूसरी ओर जिस संस्कृति का सपना देखा गया था, जिस समाज के, संस्कृति के, साहित्य के, कविता के निर्माण का स्वप्न देखा गया था, वो स्वप्न आज के जो हालात हैं, एक फांसीवाद, फासिस्ट जो हुकूमत है और जो परिस्थितियां हैं समाज की, उनके बीचों बीच आके वो सपना टूट गया है, बिखर गया है। और ये एक जो परंपरा है, ट्रेडिशन है भारतीय कविता की परंपरा, उसमें मैं उनकी कविता को रख के देखता रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण रखूंगा। एक सूरदास का पद है जिसमें कृष्ण चले गए हैं और ब्रज से चले गए हैं, तो गोपियां उनको याद कर रही हैं, और एक पंक्ति है उसमें जिसके कारण वो कविता मुझे महान कविता लगती है कि वृथा बहती जमुना। कृष्ण चले गए हैं और जितने भी अब क्रिया व्यापार हैं सृष्टि के, वो निरर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं। वृथा बहती जमुना, खग बोलत, और वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए ये एक ग्रेटनेस है कविता की कि जमुना नदी यानी यमुना व्यर्थ में बह रही। उस प्रेम के अभाव में ये सारी सृष्टि और इसके क्रिया व्यापार अपनी गरिमा, अपनी सार्थकता को गंवा चुके हैं। तो ये कथ्य है अशोक जी की कविता का। ये भारतीय कविता की परंपरा में मैं इस रूप में उनकी कविता को, इसके लिए मैंने एक कविता भी आपके लिए रखी थी कि मैं अपनी, मेरी जो बात है, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं अपनी बात को, उसके ठोस आधार हैं मेरे पास। ये कविता है, इसका शीर्षक है उस दिन। इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। उस दिन जब तुम नहीं आओगे तो क्या वह दिन आएगा मेरी आयु में। और पूरी कविता का पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, अंतिम हिस्से का पाठ कर रहा हूं। निराशा आएगी बैठने, निराशा आएगी बैठने, और वह भी देर तक बिना बात या काम बैठी रहेगी पास उस दिन। उस दिन जब तुम नहीं आओगे तो क्या वह दिन आएगा मेरी आयु में। अदृश्य पर अचूक पक्षी की तरह प्रतीक्षा फिर भी मंडराएगी आसपास। सब कुछ होगा और दिनों की ही तरह, बस दिन ही नहीं होगा उस दिन जब तुम नहीं आओगे। वाह। ये कविता, वो उस दिन जब तुम नहीं आओगे सब कुछ होगा सब दिनों की ही तरह, बस दिन ही नहीं होगा, यानी ये जिंदगी ही नहीं होगी। तो ये मैं कह रहा था कि ये प्रेम की असंभवता के विषाद की कविता है उनकी। लेकिन मैं कोई शीर्षक नहीं देना चाहता, जैसे नामवर सिंह ने कहा था कि वो देह और गेह के कवि हैं। तो ये जो सूत्र है या शीर्षक इस तरह के देना, ये एक किस्म का रिडक्टिव रिमार्क है। और उनका आज का शीर्षक ही है अशोक वाजपेयी का रचना संसार। तो वो रचना संसार चूंकि वो लंबे समय से लिख रहे हैं, व्यापक और बहुत विविध किस्म का रचना कर्म है उनका, तो वो इतना विशाल हो गया है कि वो किसी सूत्र या किसी शीर्षक की, उसके उसमें वो शीर्षक या सूत्र अन्याय ही करेगा अशोक जी के साथ। उनका संसार उसमें समा नहीं पाएगा, उससे काफी बड़ा है उनका संसार। एक बहुत, आज का दिन कितना बढ़िया है कि हमने दो बहुत अनोखे और मूल्यवान व्याख्यान एक ही सिलसिले में सुन लिए, और एक आयोजन को इतने भर से पर्याप्त, सफल और सार्थक मान लिया जाना चाहिए। दो वक्तव्य, ऐसा नहीं, मेरी अपेक्षाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं आने वाले वक्ताओं से।
आ, अनेक मूल्यवान स्थापनाएं, बेशक स्थापना के शिल्प में नहीं, पंकज चतुर्वेदी के वक्तव्य में थी। उन्होंने कटाक्ष कभी मौका नहीं चूका अशोक जी के साथ छेड़छाड़ का। कितने वरिष्ठ हैं वो, लेकिन उनको छेड़ने में भी कितना सुख है। वो जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली बात अपने भाषण के बिल्कुल शुरू में ही कही, लेकिन उसी समय ये भी याद आता है कि अजात शत्रुता भी अशोक जी की का पक्ष नहीं रही है। उन्होंने कभी भी सचेत कोई प्रयास अजात शत्रु हो जाने का नहीं किया है, और दुश्मन लगातार बनाए ही, कम से कम अपनी आलोचना से लगातार दुश्मन बनाए। वो शायद आपने जो कहा है कि वो जो प्रोजेक्ट है सबको शामिल कर लेने का, वो प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तभी से उन्होंने आलोचना लिखना भी कम किया है। तो मैं भी राजी हूँ अपना से। कम और कम 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 क्या किया, स्थगित किया है। स्थगित किया है। निरंतर बहुत मूल्यवान गद्य लिखते हुए भी आलोचना लिखना तो स्थगित किया है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन उनकी कविता तरह तरह से चैलेंज करती रही है। आप तो उनकी कविता के भीतर खोकर किसी को सुलझाते हुए गणितज्ञ की तरह मुझे लगे, होने और न होने के दो सिरों में चहलकदमी करते हुए। इसी सिलसिले में लगातार नए सवाल उठा रही तमाम स्थापनाओं पर सम्माननीय सविता जी को मैं उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो पहले तो अशोक जी को बहुत बधाई 80 साल पूरे करने की। ये कोई आसान नहीं है, और वो 80 साल यूं ही नहीं पूरे हुए, लिखते हुए, झगड़ते हुए, अपना काम करते हुए, एक जीवन के प्रति जो कट लालसा कहते हैं उसको अपने अंदर, अपने ज़हन में रख करके अशोक जी ने काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की है। नहीं तो जिस तरह से वो लिखते रहे हैं उस तरह से वो लिख नहीं पाते, क्योंकि आलोचना कवि को या लेखक को एक हद तक ही प्रभावित कर सकती है, उसकी पूरी दिशा को नहीं बदल सकती। ये पहली बात है। दूसरी बात कि अशोक जी पर बोलते हुए मैंने बहुत तीखी बातें कही थी एक बार, जब उनका समग्र उसका लोकार्पण हुआ था, तो उनकी प्रेम कविताओं पर, क्योंकि मैं एक स्त्रीवादी कवित्री हूँ और एक मुझे इस संसार में जिसमें बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, जैसे आप लोग भी हैं, लेकिन इस संसार में स्त्री का जीना दुख का सामना लगातार करना है, उससे छुटकारा उसको नहीं। और मैंने हमेशा कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष को हम इसके लिए दोष नहीं दे सकते। ये पूरा एक तंत्र है जिसमें सौंदर्य बोध, प्रेम का बोध, घृणा का बोध, ये सब कुछ उसमें बड़े ही संतुलित और एक तारतम्य में सृजित है। तो मैंने अशोक जी की कविताओं पर मैं बोली भी हूँ, उस वक्त भी कहा था, और मैंने बड़ा क्रिटिकल एक पीस लिखा है जो मैं अशोक जी के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे अंदर अभी एक फेमिनिस्ट रेज है, एक गुस्सा है, क्रोध है, वो सैद्धांतिक, कोई इंडिविजुअल बात नहीं। और मुझे खुद इन चीजों को जांचना है। अशोक जी एक बड़े कवि हैं, वरिष्ठ नहीं, बड़े कवि हैं, और जिस तरह से उनकी मैंने आलोचना की, और मुझे किसी ने बताया कि उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, लेकिन बाद में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, ये उनके बड़प्पन में ये बात मैं कह रही हूँ, IIC में, तो मैंने कहा कि अशोक जी, उस दिन जो बातचीत थी वो आलोचनात्मक थी और सैद्धांतिक है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, मेरे फ्रेमवर्क में ये चीजें हैं, और जब कोई चीज, कोई रचना उसमें आती है उस परिमिति में, तो उसका जो होना है वही होता है, मैं उसमें खास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसी तीखी आलोचना पसंद है,
और आप इसकी चिंता न करें, आप अपना काम करती रहें। तो जैसे कि वो अपना काम करते रहे हैं, उन्होंने मुझे भी यही बात सिखाई कि आप अपना काम करती रहिए। तो माटी पत्रिका निकल रही थी अशोक जी के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही, और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 3 महीने तक जूझती रही कि मैं कोई एक पीस मुकम्मल करके और दे दूं। अंत में जो कुछ मैंने लिखा वो मेरे लिए ही एक ऐसा तीखा पीस था कि उसको भी नहीं जाने दिया जा सकता। पहला कारण, वो अशोक जी को भी मैंने बताया भी था, कि हम जिस समय में अभी रह रहे हैं, उस समय में जब हम अपनों पर बहुत ही ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं, उसका फायदा दूसरे अपने बोहस और फुहड़पन में न उठाएं। अगर अशोक वाजपेयी को मैं उनकी प्रेम कविताओं के लिए मैं अगर मैं आलोचना करती हूँ, कोई इसलिए उनको ऐसा कभी ना मान ले जो जो झूठा कवि है, जो प्रेम नहीं करता है वगैरह वगैरह, कि ऐसा तो आलोचना में नहीं कहा जा सकता। जो कॉन्सेप्ट है प्रेम का, उसको उस पर बात होती है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हो सकता है। अशोक जी के साथ ऐसा हुआ भी है। बल्कि जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया, उसमें मैंने अशोक जी को बहुत कोशिश की है, इस लेख में भी है और बोलते वक्त मैंने कहा कि जो ये पुराना ढर्रा था, सैद्धांतिक ढर्रा, कि अशोक जी देह और देह के कवि हैं और दूसरे लोग क्रांति के कवि हैं, मुझे नहीं लगता कि अशोक जी उसमें आते हैं। वो प्योर कंस्ट्रक्शन था और उससे अशोक जी को क्षति हुई। दूसरी चीज कि जो लोग ये बताते हैं कि ये कलावादी है, तो उनको इतिहास का पता नहीं है कि कलावाद कब आया, कैसे आया वेस्ट में। उसका अपना क्रांतिकारी एक मोड़ था जहां पर हुआ। बाद में जब कम्युनिस्टों ने इसके खिलाफ अपने सोशल रियलिज्म को लेकर के इस स्थान को, इस बिंदु को जब उन्होंने आलोचना के घेरे में रखा, तो यहाँ पर सीधे उसको उसी तरह से ले लिया गया। कहने का मतलब यह है कि एक खास किस्म की अज्ञानता, द्वेष तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक खास किस्म का ये प्रयास रहा कि इस तरह की कविताएं अशोक जी लिख रहे थे, उसके लिए आलोचनात्मक तैयारी या आलोचनात्मक फ्रेमवर्क नहीं था, तो जो अवेलेबल था उसी को लागू करते। तीसरी बात जो मैंने कही कि अगर मैं अशोक जी को आलोचनात्मक ढंग से इस झंझट से, इस द्वंद से, इस झगड़े से उबार भी देती हूँ, तभी भी अशोक जी स्त्रीवादी आलोचना के घेरे में आते हैं और वहां पर दूसरी तरह की आलोचना संभव है मैं कर आना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक बात जो मैंने कही कि जो निजता, निजी स्पेस, व्यक्तिवादी समझ के भीतर जो ये स्पेस क्रिएट किया गया, वेस्ट में किया गया 17वीं 18वीं शताब्दी में, उसको भी ज्यों का त्यों नहीं लिया जाना चाहिए जो अशोक जी लेते रहे। और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसके फेवर में आलोचनाएं भी लिखी है। कहीं कुछ हद तक जो आरोप लग रहे थे उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया। स्त्रीवादियों ने इस निजता को, निजी स्पेस को फिर से टटोला और फिर से उसको उभारा, और ये पता चला कि जो निजी स्पेस है, जो निजी जगह है या जो निजता है, वो भी पुरुषात्मक, पुरुष वर्चस्व का ही एक उसकी ही एक अभिव्यक्ति। ये जो उदारवाद के भीतर ये विमर्श चला कि हमारा जो पूरा स्पेस है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हमारा सामाजिक, आर्थिक जो भी स्पेस है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक जिसको हम कहते हैं निजी यानी कि प्राइवेट, और दूसरा पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। और सार्वजनिक जो स्पेस है उसमें पुरुष उसने पूरी तरह से पुरुष के लिए वो स्पेस बना, अगर कहा जाए तो। और जो निजी स्पेस है वो स्त्रियों के लिए बना। लेकिन आप पाएंगे कि जो कवि हैं, जो पेंटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो इस तरह के एस्थेटिक्स में काम करने वाले लोग, उन लोगों को ये स्पेस भी चाहिए जिसको हम निजी स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसको एकांत चाहिए, उनको रचने के लिए एकांत चाहिए, जो कि पब्लिक स्पेस में पॉसिबल नहीं है।
तो ये स्पेस भी उन्होंने लिया और इसको कोई एग्जामिन नहीं कर सका। जब मुझ जैसे लोग चले इस पर बातचीत करने तो पाया स्त्री का जो निजी खित्ता है वो नहीं है जो जिसको पुरुष अपना कहते हैं, या वो सार्वभौमिक रूप से सबके लिए नहीं है, स्त्री के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नहीं है। स्त्री का जो निजी स्थान है वह उसका अनकॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस जहां वो रहती है। इसलिए स्त्री को पाना पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल। तभी मैंने अशोक जी की कविताओं के बारे में कहा कि दरअसल अशोक वाजपेयी स्त्री को प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने प्रेम करने को प्रेम करते हैं। क्योंकि जो प्रेम की अवधारणा उनकी है उसमें वो सिर्फ अपने प्रेम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब भी स्त्री के बारे में, फ्रॉइड की तरह अगर मैं कहूँ, जब भी स्त्री के बारे में बातचीत करने की बात आई तो वहां पर उसकी आंतरिक दुनिया से का अपरिचय ही मिला मुझे। उसके शरीर का बड़ा बखान है, उसके चाग, उसके त्रिकोण, उसकी झाड़ियां। अरे स्त्री इतनी ही, या पुरुष इतना ही चाहता है स्त्री से? अगर इतना ही चाहता है तो वो उसका 1% भी वो नहीं पा सकता। स्त्री का संसार विस्तृत है, झंझनाता हुआ और बड़ा ढका सा है, रहस्यमय। इसलिए मैं नीले संसार की रचना करती हूँ अपनी कविता में। आओ इस नीले संसार को देखो, यहाँ एक परख नली है। स्त्री जो है लगातार अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने, क्योंकि कोई नहीं है उसको समझने वाला। और स्त्रियों को भी स्त्रियों से बांट दिया गया है थ्रू मैरिज। स्त्री भी अगर एक मुश्त एक जगह रहे, एक दूसरे की संवेदना को समझे, तो भी उसके लिए कुछ राहत है। लेकिन वो भी बटी हुई है इस जाति में, इस वर्ण में, इस धर्म में। कहाँ उसी पितृसत्ता की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें विभक्त है स्त्री। पुरुष तो फिर भी होमोइरोटिसिज्म इतना ज्यादा है, मुक्तिबोध पर बोलते हुए मैंने कहा था। और आपको यही चीज स्त्रियों के बीच में सहेली है, ये है, वो ऐसे करके मिल जाएगा। स्त्रियां एक दूसरे से सहेली बंधाती हैं, आपने इसके बारे में कभी सुना होगा। मेरी माँ जो थी, किसी अपरिचित स्त्री के साथ उसका सहेली का संबंध था, जिसमें वो लोग एक दूसरे को साड़ियां देती हैं, एक दूसरे के जी का हाल पूछती हैं। इतनी दूरी होती कि ये इसको एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट की तरह कराया जाता है। आप सोचिए। तो ये जो क्लिष्ट संसार है स्त्री को नकारने का, क्योंकि स्त्री से या तो यौन सुख चाहिए या उसका श्रम चाहिए। ये दो चीज पुरुषों को आज तक आया है लेने। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि प्रेम करना, स्त्री को प्रेम करना सबसे जोखिम भरा काम है, सबसे चैलेंजिंग काम है। स्त्री को पाना, उसके हृदय को पाना लगभग नामुमकिन है इस में। इसीलिए गे और गे के कवि कह करके नामवर सिंह ने अपने भी अज्ञान का परिचय दिया। मैं तो ये जी जी, आप जो है भी नहीं समझते थे कि क्या। सविता जी माफ कीजिएगा, मैं बड़े बड़े लोगों पर ऐसे बातें करती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, ये सब चीजें मेरी समझ में आ रही हैं, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं केवल एक, अगर आप इजाजत दें तो एक शेक्सपियर की एक पंक्ति कोट करना चाहता था। जरूर जरूर। जो उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में एक नाटक में लिखी है। जो बातें आपने कही अशोक जी के बारे में, क्या वो पंक्ति आपके जहन में थी? एक कैरेक्टर के बारे में वो कहते हैं, ही लव्स टू बी इन लव। बस इतना ही कहना उस वक्त मैंने नहीं सोचा, मैं तो प्रवाह में बोल रही थी और मैं सच्चे ढंग से बिना किसी इंटेंशनली किसी को बिना आहत किए हुए मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन जो बातें स्वतः आती हैं विश्लेषण के दौरान, उसको मैं नहीं रोक सकती। ये नामवर सिंह का अज्ञान, इसको जरा एलेबरेट कीजिए सविता जी। अज्ञान यही है कि आपने अशोक वाजपेयी को क्यों कहा दे और ने के कवि। मुझे तो नहीं लगता कि दे उतना ही है। मुझे तो नहीं लगता कि दे सिर्फ स्त्री की दे इस हद तक है जिस हद तक उन्होंने भी मान लिया। तो एक त्वचा है जिस पर आपकी निगाह टिकी, बस। तो पूरा आंतरिक संसार इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सुंदर। इसीलिए बार बार स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते तो नदियों के पास जाओ, पहाड़ों के पास जाओ, जंगलों में जाओ,
कुछ सुनो, तब तुम मेरे करीब आ। पूरा इको फेमिनिज्म इसी से भरा हुआ, आप जानते ही हैं। जी आपने जो सृष्टि की बात की अशोक वाजपेयी को लेकर के, तो मैं ये कहती हूँ, आपसे भी थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, क्योंकि सृष्टि कोई अलग सी चीज थोड़ी है। पूरी सृष्टि स्त्री ही है। कोई ऐसी चीज है जो प्रकृति करती है और जो स्त्री नहीं करती। प्रजनन से लेके, ममत्व से लेके, प्रेम से लेके, आप जो भी इस यूनिवर्स में आप देखना चाहते हैं, सब कुछ स्त्री में मौजूद है। आपको सृष्टि ही दी गई है रचना करके। उसमें वो कुछ नहीं चलाती है, दे दे, उसने करके दे दिया आपको। लो, अब इसके साथ एक संबंध बनाओ। मेरे साथ संबंध बनाने के लिए स्त्री के साथ एक सुंदर संबंध बनाओ, सचमुच प्रेम करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप सृष्टि करते रहिए, आप दुखी होते रहिए, सुखी होते रहिए, इंतजार करते करते मर जाइए। स्त्री इस बात से अब पिघलने वाली नहीं, क्योंकि वो चाहती है उससे प्रेम करें, उसको सृष्टि समझ करके प्रेम करें। वही सब कुछ देती है, आपको जीवन देती है, आपको दूध देती है, आपको चलना, हंसना, बोलना सब सिखाती है। कोई ऐसी चीज है जो सृष्टि करती है और वो स्त्री ना करती है। तो ये जो है, ये लगाव, इसमें रिवीजन आना ही चाहिए, इसमें बदलाव आना ही चाहिए। बच्चों को, खास करके कवियों से मैं तो ये करती हूँ कि ये परिवर्तन उनके अंतर मन में, ये शिक्षा, ये नई शिक्षा, ये नई उन्नति उनके अंदर अगर आए तो कविता का स्वरूप बदल जाता है। एक तो बात ये। दूसरी चीज, मैं ये भी जानती हूँ कि अशोक जी भरसक कोशिश करते रहे कि वो बदले। इसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि एक दौर था, जो पहले लेखन का जो दौर है, जिसमें शहर एक संभावना से लेकर बाकी 4-5 उनके संग्रह जो रहे, उसके बाद की जो संग्रह हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे एक बहुत ही जैसे कहते हैं, नदी जैसे अपने को मोड़ लेती है, स्वतः बहुत ही प्राकृतिक ढंग से उनके अंदर एक अपने को फिर से जांचने, अपने को फिर से प्लेस करने की जरूरत महसूस करूँ। हाँ, मैं एक कविता सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, अगर समय मिला तो मैं 2-3 पढ़ूंगी, आने के लिए कि अशोक जी की सचमुच उन्नति हुई है पोएट के तौर पर, है ना। तो क्या करते हैं वो जाते हैं अपने पहले संग्रह, वो हमने किसी कवि को नहीं देखा कि अपने पहले संग्रह को वो रिविजिट करे और उस पर एक कविता लिखे। इससे बड़ा प्रमाण और कोई। इसलिए अशोक जी की ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था को अगर वो चुनौती नहीं देते, ये उपक्रम भी बेमानी हो जाता, तभी भी वो पीड़ादायक ही रहे। जो दूसरे को पीड़ा देगा वो पीड़ा पाएगा भी। आप एक तरह के नियम है, न्यूटन के लॉ की तरह है ना। एनीवे, ये है 100 पेज पर जो उनका सेतु से आया है ना, संग्रह जो क्या है, इस सेकंड भाग समग्र। हाँ, जी। बहुत ही मुझे मानीखेत लगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अशोक जी से ज्यादा मजबूत वो व्यवस्था है जिसने अशोक, वो है पितृसत्ता। तो कुछ हद तक पार्शली मैं उनको उबार भी रही हूँ फिर दोबारा, और ये एक स्त्री ही कर सकती है। पुरुष तो सिर्फ खून खराबा करते रहते हैं, मारना पीटना, सबको अखाड़े में ले आना, गिराना, ये सब। मैं तो ऐसी चीजों से बहुत ऊब चुकी हूँ, मैं उस पर कुछ और कहना भी नहीं चाहती। मतलब कि जो संस्कृति है पितृसत्ता की, जो पुरुषों की संस्कृति है, उसमें क्या बच पाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ, पृथ्वी ही नष्ट होने को है, क्या स्त्री बचेगी और क्या स्त्री। तो ये है, ये कविता देखिए, पूरी कविता पढ़िए। इससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम आलोचना में अप्रिसिएशन भी शामिल करते हैं। अप्रिसिएशन आलोचना का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, पूर्ण अंग है। तो अगर कोई कवि ये कर रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी अंतरात्मा में जो कुछ समझ रहा है, समझ के वो क्या कर पाता है, ये भी मैं बता सकती हूँ। क्योंकि इस खंड के अंतिम कविता को भी मैं पढ़ूंगी और मैं कहूंगी कि अशोक जी की दुनिया में, उनके रचना संसार में एक फिनोमिनल परिवर्तन आया, जो
सराहनीय है और स्पृहनीय भी है ऐसे तमाम कवियों के लिए जो ये मानते हैं कि वो प्रगतिशील है ना। तो ये सुनिए इनकी कविता। अपने पहले कविता संग्रह की 35वीं वर्षगांठ 35 साल बाद एक कवि जाता है अपने पहले कविता संग्रह, वहां के सारे पूरे परिदृश्य को देखता है, माँ के लिए प्रेम, के लिए प्रेम या उनके देश से प्रेम जो भी है, अपने पिता, घर बार ये वो। आप पाएंगे कि इसमें अभी तो उतना समय नहीं है, जैसे कि जो पहले संग्रह में उन्होंने जैसे गोथली उनके यहाँ बहुत आती, बाद की कविता में गोथली का भी अर्थ बदला हुआ, यानी कि प्रकृति भी सृष्टि को भी बदले हुए नजरिए से देखना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये तो कम से कम हुआ ही है, इसलिए मैं अशोक जी पर बोल भी रही हूँ। जो आदमी परिवर्तन न करना चाहे, जो एकदम जो कहते हैं कठमुल्लापन जिसके अंदर हो अपने विचारों को, तो ये भी एक मैस्कुलिन ट्रेट है, ऑर्थोडॉक्स, इसके खिलाफ फेमिनिज्म लगातार संघर्ष करती है। तो ये एक जो मुलायम स्वभाव होना, अपने को स्वीकार कर लेना कि कहीं कोई गलती हुई है, कहीं दूसरे मोड़ पे मुड़ गए हैं, पीछे आ जाओ, दूसरा मोड़, ये सब जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं विचारों के। तो कविता है, वह अभी भी युवा और हरा भरा है जबकि मैं अधेड़ हूँ। अपने संग्रह के बारे में, वह अभी भी युवा और हरा भरा है जबकि मैं अधेड़ हो चुका। उसमें जो शहर अब भी संभावना था वह इतना बदल गया है कि कई बार मुझे पहचान में उसका तालाब सिकुड़ गया है। लोगों का त्योहार अब वैसा नहीं होता। रिम झिरिया मेला लगता तो है, पर अब शहर उसके पार फैलकर मानो दिल। बहुत से लोग अब नहीं रहे, दीदिया, काका, दादा, अम्मा, बाबा। और इस पराये विदेशी शहर में कई बार मुझे संदेह होता है कि मैं भी कहाँ रहा। मैं ध्रुव जी को इस आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो भी वैसे ही व्यक्ति हैं, उनके साथ कभी भी आप बहस में अपने सवालों के साथ जा सकते हैं। उनकी डांट बहुत भली है, उनका तेवर जो कई बार बहुत भागी है, बहुत मुख्य धारा से अलग चलता हुआ है। और हमारा आग्रह तो बस इतना है कि आज जो व्याख्यान हुए हैं उनको संबोधित करते हुए वो अपनी बात कहें। उनके मन में, जैसे मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं, उनके मन में हम सबको पता है कि अशोक जी के अनेकानेक संस्मरण हैं। और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ समाहार के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। आदरणीय श्री ध्रुव शुक्ल जी। मैं बहुत पहले से अशोक जी की कविताओं से परिचित रहा हूं, अपनी किशोर वय से। यानी शहर अब भी संभावना जब मेरे जीवन में आया था तो मेरी उम्र कोई 15-16 साल रही होगी, और तब से मैं अशोक जी की कविताएं पढ़ रहा हूं। और मैं ये स्थापना बार बार करता रहा हूं कि इस समय हिंदी में अशोक जी से बड़ा सांसारिक कवि कोई है ही नहीं। संसार को मैं उस यथार्थवाद के फ्रेम में रखकर नहीं कह रहा हूं जिसमें संसार को व्यर्थ ही बांध लिया जाता है किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से। बहुत मोह माया ममता से भरे हुए कवि हैं, वो संसार की बात कर रहा हूं। कोई समस्या खड़ी हो गई है। इस अर्थ में वे बड़े सांसारिक कवि हैं। हाँ। कल बहुत आकस्मिक रूप से फिरोज ने आमंत्रित किया तो सोचा क्या कहूं, क्योंकि उनके बारे में कई बार कुछ कहता रहा हूं, तो नया क्या कहूं। उन पर अभी एक मैंने किताब भी बनाई है जो अब तक लिखता रहा हूं, वो छपी है छंद की आवृत्ति सा। वो किताब आप लोगों ने देखी होगी। तो अब तक उनकी कविताओं पर, उनके काम पर, उनके संस्कृति कर्म पर बहुत कुछ लिखता रहा हूं। तो एक किताब ही बन गई, इतना लिखता रहा हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि अशोक जी अपनी कविता के अलावा कविता पर ही बहुत छोटे छोटे वैचारिक आलाप लेते रहे। अभी उनकी एक किताब आई है कविता
कब, कहां, क्यों, और उसमें इस तरह के उनके छोटे छोटे आलाप प्रकाशित हुए हैं। तो मैंने सोचा उन आलापों के सहारे में अपने वक्तव्य की एक बंदिश बनाऊं और उनके कहे हुए से ही कुछ सत्यापित करने की कोशिश करूं, क्योंकि प्रामाणिक तो वही है जो उनका कहा हुआ है, वो उनकी दुनिया से आया है, और जितना उनकी दुनिया से आया है उनकी दुनिया भी उतनी ही है। हम उनसे और अधिक दुनिया की उम्मीद ही क्यों करें, किसी कवि से क्यों करें। तो जो उनकी दुनिया से आया है, उनकी सांसारिकता से आया है, उन छोटे छोटे आलापों के सहारे मैं कुछ कहता हूं। अगर आपने गौर किया हो, जैसे अभी सविता जी का भी ध्यान बहुत गहराई से गया है अशोक जी की कविताओं पर, पंकज का भी, कि अशोक वाजपेयी का जो चित्त है उसमें जो एकाग्रता है, उसमें कोई उस तरह का विभाजन नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि संवेदना और बुद्धि, विचार और भावना के बीच कोई फांक नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि मुक्तिबोध याद दिलाते थे कि उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है कि ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान में एक संतुलन होना चाहिए। ज्ञान और भक्ति योग भी कह सकते हैं। अकेले ज्ञानात्मक संवेदन से कुछ नहीं होता कवि की दुनिया में, उसे संवेदनात्मक ज्ञान भी चाहिए, यानी एक तरह की भक्ति चाहिए, शब्द भक्ति चाहिए। और अशोक जी शब्दों के भक्त कवि तो हैं ही, वे बार बार हमें शब्द पर ले आते हैं, बार बार शब्द की याद दिलाते हैं। शब्द के बिना उनका काम नहीं चलता, जैसे कि हम सबका नहीं चलता है। दूसरा, उनमें एक ऐसी आध्यात्मिकता है उनकी कविता में जो आत्म और अनात्म के विवेक को लगातार करती रहती है, और वो विवेक जो है वही उनका काव्य विवेक भी बनता रहता है। उनकी जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप वो कभी धूमिल होता है, कभी तीव्र होता जाता है, मंद प्रकाश हो जाता है, कभी निम्नतर भी हो जाता है। जैसा कि कुछ पंकज कह रहे थे कि जब वो हड़बड़ी में कुछ कविता बना देते हैं तो कुछ खटकता है, ऐसा मुझे भी खटकता है। लेकिन कुल मिला के उनका काव्य विवेक आत्म और अनात्म के विवेक सब से लोगों ही को बनता है। गुरु जी की हेलो, कुछ कहा? जी, आवाज मिलने लगी सर, बीच में आ रही है अब आवाज। दूसरा, उनकी कविताओं को परखने के कुछ प्रतिमान जो है वो ज्यादातर उपस्थितियां हैं, और वही उपस्थितियां उनकी कविता का उपजीव्य है, प्रेरणा है, और वे ही उनकी कविताओं को सर्वाधिक सत्यापित भी करती रहती है। आप उनकी तमाम कविताएं उठा के देख लीजिए, उनकी कविताओं में आपको अद्वितीय संगीतकार मिलेंगे, चित्रकार मिलेंगे, कवि मिलेंगे, उनका घर मिलेगा, उनका पड़ोस मिलेगा, और इसके अलावा अनेक अनुपस्थितियां भी मिलेंगी। वे हमेशा कहते रहे हैं, एक आध जगह उन्होंने लिखा भी है कि मैं एक रचने के साहस की बिरादरी का आदमी, जहां जहां रचा जा रहा है, जहां ये साहस है रचने का, मैं उस बिरादरी का होना चाहता हूं, वही मेरी पाठशाला है। और ये बिरादरी उन्होंने खोजी, वो इस बिरादरी को बड़ा करते रहे, और इस हद तक करते रहे इस बिरादरी को बड़ा कि उनको बहुत से विरुद्धार्थियों का सामंजस्य भी करना पड़ा। और मैं तो वो अभी मैंने एक भूमिका उनकी किताब की लिखी थी, तो उसमें मुझे शमशेर की कविता याद आई, वो अमन का राग जो उनकी कविता है। तो मैंने उसकी पंक्ति के सहारे ये कहना चाहा कि
अशोक वाजपेयी साहित्य और कलाओं की दुनिया के जगमग पावर हाउस के कुशल ऑपरेटर की तरह है। वो ऑपरेट करते हैं चीजों को, और उनसे अधिक बड़ा संस्कृति कर्मी और संयोजक होना इस समय तो दुर्लभ है। वो अकेले हैं, जो जिस पर ध्यानाकर्षण मनीष पुष्कले ने भी किया। दूसरा, वो भाषा पर बहुत विचार करने वाले कवि हैं। वे कहते हैं कि भाषा का घेरा बहुत बड़ा है, वह हर क्षण हमें घेरे रहती है, और कविता भाषा से पल्ला झाड़ कर नहीं पाई जा सकती, वह उसका संयोजन करके पाई जा सकती। कवि कुछ नहीं करता, भाषा की दुनिया में अपनी कविता में उसका एक संयोजन करता है। इस अर्थ में भी वो अपनी कविता के भी एक बड़े संयोजक सिद्ध होते हैं। उनकी कविता में कई तरह की संयोजकताएं आप देखेंगे, बहुत सारी संयोजकताएं वो गढ़ते रहते हैं उसमें, और वो आप पाएंगे कि वो आपको आनंदित करती है। उसी से उनके बिंब आते हैं, उसी से उनकी भावभूमि उठती है, जिसमें हम आलोड़ित होते रहते हैं। दूसरा, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, माफी चाहता। नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, आप बोलें। दूसरा, एक और उनकी जिद रही है कि वे अपने से पहले रची गई कविताओं को इस तरह देखते आए हैं कि उनकी कविताएं पहले की कविताओं का एक टीक भी बने। और ये हर समय में होता है कि पहले की जो कविताएं हैं, जो बाद के कवि उनका क्रिटिक बनते हैं। और मैं ये एक प्रस्ताव करता हूं कि अशोक जी ने जो बात कही है बड़ी मूल्यवान है। क्यों ना कोई शोध करने वाला, हमारी नई पीढ़ी का कवि लेखक, उनकी इस स्थापना पर उनकी ही कविताओं में ये शोध करे कि अशोक वाजपेयी की कविताएं किस तरह पहले के पूर्वज कवियों की कविताओं का क्रिटिक बनती, जो कि बनती है। वो कालिदास से संवाद करते हैं, देव कवि से संवाद करते हैं, सूरदास से संवाद करते हैं। अपने पहले के कवियों में वो तो 3 कवियों का नाम ही लेते हैं अपने अग्रजों में, अज्ञे, शमशेर और रघुवीर सहाय। और वो कहते हैं कि कविता का जो वैभव है, परंपरा से जो उसके तार जोड़ने की युक्तियां हैं, वो अज्ञे से सीखी हैं। उन्होंने रघुवीर सहाय से जो गद्यात्मकता में कविता का उलझाव है, उस पक्ष को उन्होंने समझा है। और मुक्तिबोध से कविता के बिखराव में कविता कैसे पैदा होती है, यही भी समझा है। वे इन 4 कवियों को बहुत महत्व देने वाले कवि हैं और बहुत क्रिटिकली इनको देखते आए। दूसरा ये कि वे कहते रहे कि वो एक ईश्वर विहीन अध्यात्म में अपने आप को लोकेट करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे आस्था का वरदान तो मिला नहीं, तो मैं एक ईश्वर विहीन आध्यात्म में अपने आप को लोकेट करता हूं। वे ये भी कहते रहे हैं, वे पूर्वजों को देवताओं का स्थानापन्न बनाने वाले कवि भी हैं। आप उनकी कविताएं पढ़िए तो पूर्वज वहां देवताओं का स्थानापन्न बनकर आते हैं। उनकी एक कविता है, हम पूर्वजों की अस्थियों में रहते हैं, हम उठाते हैं कोई शब्द तो किसी बीती हुई सदी का विन्यास विचलित होता है। तो पूर्वजों को वो इनका एक संग्रह ही है, पुरखों की परछी की धूप में। उनकी सारी कविता पुरखों की परछी की धूप में के ताप में रची जाने वाली कविता है। वो जैसे उस धूप में बैठी हुई थी। पहले एक कविता सीढ़ियों पर धूप में बैठी हुई थी, जो रघुवीर सहाय की कविता थी। ये पुरखों की परछी की धूप में बैठी, इसकी आंच इसी तरह से आती है। दूसरा, उनकी कवि रूप में एक चाह वो हमेशा दोहराते रहते हैं, बार बार
माने इसकी इतनी पुनरावृत्ति उन्होंने की है अपने विचारों में। अनेक पैराग्राफ्स आपको उनके आलोचनात्मक गद्य में मिल जाएंगे, या जिसे मैं आलाप कह रहा हूं उन आलापों में मिल जाएंगे। वो हमेशा प्रेम और मृत्यु के समय के बीच एक कवि के रूप में कविता की जगह खोजते थे। प्रेम मृत्यु, लगातार उसके बीच में कोई कविता की जगह है। उनकी कविता रति और मृत्यु के साम्य का एक अनुष्ठान करती है। यानी जो अभी सविता जी कह रही थी ना कि स्त्री उनके लिए कुछ आपत्ति है सविता जी को, लेकिन मुझे लगता है कि वो रति और मृत्यु के साम्य को रचने वाली कविता है। वो दोनों एक ही है, रति और मृत्यु। तो वो इस गहराई को भी स्पर्श करती है, और सविता जी कभी इस पर ध्यान देंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि वो ऐसा करती है वो कविता। और वो ये भी कहते हैं कि मेरी कविता रति और मृत्यु को मैलेपन से बचाने वाली कविता है। रति मैली ना हो जाए, मृत्यु मैली ना हो जाए। अभी कबीर की याद की गई उनकी कविता के संदर्भ में, ज्यों की तो धर दीनी चदरिया। अशोक वाजपेयी एक कवि के रूप में अपनी चादर भी ज्यों की तो धर दीनी चाहते हैं। मृत्यु को मैला करने वाले कवि नहीं है, और रति को भी वो मैला नहीं करते। रति के प्रति उनके मन में एक बहुत प्रणति का भाव है। प्रणय के साथ प्रणति जी की कविता में समक्षणिक मिलेगी। प्रणय भी है, प्रणति भी है। दूसरा, वे अनुभव करते हैं कि कविता प्रायः बीतने का अंकन है। जो बीत रहा है उसको अंकित करती है कविता, और वो अनुपस्थिति को दिया गया उपस्थिति का प्रतिरोध भी। तो ये खेल भी उनकी कविताओं में लगातार अनुपस्थिति और उपस्थिति का। उन्होंने तो इस पर अलग से कविता संग्रह ही बनाया है। संभवतः वो जब आवेन्यू में थे तो वहां उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। वो रॉबर्तो हुआरोस को याद करते हुए एक जगह कहते हैं, रॉबर्तो हुआरोस से मैं मिला था, वो भोपाल आए थे जब अशोक वाजपेयी ने विश्व कविता समारोह किया था। और रॉबर्तो हुआरोस की एक आदत थी, वो अपनी पत्नी का हमेशा हाथ पकड़े रहते थे। वो अकेले नहीं चलते थे, वो पत्नी उनकी साथ आई थी। बड़े सौम्य थे दोनों। तो हम लोगों ने दुभाषिए के माध्यम से उनसे पूछा कि ये आप क्यों ऐसा किए रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें पूरे साथ का अनुभव तभी होता है जब हम हाथ पकड़े रहते हैं। ये रॉबर्तो हुआरोस ने कहा था हम लोगों से कि पूरा साथ तभी संभव है। तो अशोक जी की कविता में ये जो प्रकृति और पुरुष का जो खेल चल रहा है, ये पूरे साथ को निभाने का खेल भी चल रहा है। अशोक जी पूरे साथ के लिए परेशान आदमी है। वो अपने संस्कृति के क्षेत्र में भी पूरे साथ के लिए परेशान है। जैसा कि मनीष कह रहे थे कि वो निराश भी है कि उन्हें पूरा साथ नहीं मिला। इतने लोग इकट्ठे करने के बाद उनको पूरा साथ नहीं मिला। वो अकेलापन महसूस करते हैं अशोक जी, और अपने अकेलेपन को तरह तरह की गतिविधियों से, सार्वजनिकताओं से भी पूरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनके चेहरे पर पढ़ता हूं कि इससे अकेलापन पूरा नहीं जाता, वो हमेशा बना रहता है। कृष्णवल्देव वैद मुझसे कहते थे कि अशोक का जो गुमसुमपन है एक तरह का उसके चेहरे पर रहता है, गुमसुमपन सा, अपने में खोया हुआ सा व्यक्तित्व, अपने में अपना सा खोया हुआ सा, जो मुक्तिबोध कहते थे। ऐसे कुछ एक अंतर्ध्वनि, एक सिम्फनी, उनकी कविता के बारे में किसी ने इस्तेमाल किया, शायद पंकज ने, एक सिम्फनी की तरह कोई संगीत, कोई रंग, कोई शब्द गूंजते रहते हैं। अशोक वाजपेयी जैसे 24 घंटे कविता की अदालत में खड़े हुए कभी भी मुझे लगते हैं, जब भी मैं उनको करीब से देखता हूं। दूसरा, रोज को याद करते हैं तो रॉबर्तो हुआरोस ने कहा कि मृत्यु भी देखने का एक ढंग है। वह अपने होने, बीतने और पूरा होने को देखना है।
अशोक जी की कविता में एक गुण आपको होना, बीतना और पूरा होना, इसकी आवाजाही उनकी कविताओं में आपको लगातार दिखेगी। और कबीर को ठीक याद किया पंकज ने। अशोक जी बार बार कहते हैं हम इसी मटमैलेपन पर वापस आए। उनका एक जो कविता संग्रह शायद कहीं नहीं, वहीं में इस तरह की बहुत कविताएं हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मटमैलेपन पर वापस आएंगे। रजा ने जो उनकी एक कविता पंक्ति पर चित्र बनाया था कि यह जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, यही सहज है, यही सुंदर है। बस अब इसी अर्थ में मैं उन्हें इस छोटी सी सहज सुंदर दुनिया का सांसारिक कवि कहना चाहता हूं। दूसरा, कविता के बारे में उनकी एक और उनका प्रतिमान है कि कविता कवि का समाप्त हो जाने वाला जीवन नहीं है, वो समाप्त ना होने वाला उत्तर जीवन भी है। और ये सब कवियों की समस्या रही है। कुछ लोग होंगे जो उसकी कविता को पढ़ेंगे, उसमें शायद कुछ उसको कोई चुनौती भी देंगे। ये समस्या भवभूति की भी रही है, ये समस्या तुलसीदास की भी रही है। हर युग का बड़ा कवि इसका सामना करता है कि बाद में कोई एक उत्तर जीवन होगा जो मेरी इस कविता का सामना करेगा, कोई समान धर्मा होगा, वो इसको देखेगा, इन शब्दों के करीब जाएगा, इनकी गर्माहट को महसूस करेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा, उनके पहले कविता संग्रह की एक कविता, मैं आज कविताएं उनकी उद्धृत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक कविता सुना रहा हूं। वो उसका शीर्षक है उषाओं के गर्भ में। ये कविता 1960 की है, मतलब 60 साल पुरानी कविता है ये। जब और एक तरह से ये अशोक जी का कवि रूप में एक प्रारंभिक काल है। पहला संग्रह तो शायद 68-65 के आसपास कभी आया था। तो 60 साल 1960 में तो अशोक जी कविताओं की शुरुआत ही कर रहे थे। और एक अजीब, एक गहरी वैदिक स्मृति इसमें बसी हुई है। आप अगर ऋग्वेद का थोड़ा सा स्मरण करें तो इसमें एक वैदिक स्मृति है, जिसको यानी वेद का जो प्रकृति के प्रति समर्पण है वैदिक ऋषियों का, उसको तो इको फेमिनिज्म नहीं कहा जाएगा, वो तो ऋत की प्रज्ञा कही जाएगी। यानी इको फेमिनिज्म तो ये चले हुए शब्द हैं। असल में दिक्कत ये हो गई है सविता जी कि हम अपनी विमर्श की भाषा में बात नहीं करते। हम मॉडर्निज्म, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, रेडिकलिज्म, इन शब्दों को छोड़ नहीं पाते। हम अपने विमर्श में इको फेमिनिज्म इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये क्यों नहीं कहते कि ऋतस्य प्रज्ञा, ऋत के नियम को समझो। वेद में जो ऋत का नियम है, जिससे ऋतुकाल बनता है, जिससे सृष्टि चलती है, जिसमें सारी ऋतुएं बीतती हैं। अशोक जी की कविताओं में बहुत ऋतुएं बीतती है, कई तरह के ऋतुकाल हैं। स्थूल स्त्री की देह का ऋतुकाल भी है और उनकी कविता में सृष्टि का ऋतुकाल भी है। एक गहरे अर्थ में हमारे आधुनिक समय में अशोक जी ऋत की प्रज्ञा के भी कवि हैं। वो उस देहरी को छूते हैं उनकी कविता। वो बहुत प्रकृति के पास जाते। उनकी कविता प्रकृति में ही रची बसी है और वो इको फेमिनिज्म नहीं है, वो कुछ और है, वो ऋतस्य प्रज्ञा है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूं कि उषाओं के गर्भ में भटकती मेरी आवाज है और असंख्य छाया भासों के पीछे कहीं आकाश सी सोई हुई है तू, कि कांपता सिहरता लयों का सुल्सान जो शायद मैं होता, कि झिलमिल उत्सिक उजालों का बहाव जो शायद तू होती। कि आज इसकी प्रतीक्षा में मैं हूं, तू है, उसे सचमुच जन्म दे। इन खुलती आभाओं के पीछे कहीं से आ और मेरी भटकती आवाज को थाम,
एक नीरव तारे सा स्थिर कर दे। आ उषाओं के गर्भ में भटकती मेरी अंधेरी आवाज। ये जो उषाओं के गर्भ में भटकती जो 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 अव्यक्त सृष्टि थी, अशोक जी अपने प्रारंभिक काल में उसको आवाज दे रहे हैं। एक प्रेम कविता भी है, एक प्रिया के लिए भी है एक कविता, लेकिन ये सृष्टि प्रिया के लिए भी एक कविता है। एक अंधेरी भटकती हुई कोई आवाज है और एक प्रज्ञा कोई दूर उषाओं के गर्भ में उसको खोज रही है। ये कविता भी है, एक सोई हुई कविता है आकाश में, जिसको कवि पाना चाहता है। अंत में 2-3 बातें और कहूंगा कि अशोक जी ने बहुत से छोटे छोटे आलाप लेते हुए, जिनको मैं वैचारिक आलाप कह रहा हूं, कविता पर लेते हुए, मैं उसे काव्य शास्त्र तो ना कहूं, अतिशोक्ति होगी। अशोक जी ने आधुनिक काल में कवि शिक्षा का भी बड़ा काम किया है, क्योंकि वो संस्कृति कर्मी रहे हैं, संस्थाएं चलाते रहे हैं। तो उनके मन में ये बात रही है कि आज हम अपनी भाषा में कोई ऐसा विमर्श कर सकें, कोई ऐसे सूक्त ना सही तो सूक्तियां ही रच सकें कि जिससे कवि शिक्षा का काम हो। ये दायित्व तो उन्होंने अपने ऊपर लिया, और मैं उनकी ही कुछ स्थापनाएं आपको, बहुत थोड़ी सी हैं, 5-10 सुनाता हूं कि वे एक शिक्षक कवि के रूप में भी, क्योंकि वो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी के कवि हैं, जैसे हम लोग अग्गे को टीचर पोएट कहते थे, हम आज अशोक जी को भी टीचर पोएट कह सकते हैं। वो बहुत कुछ सिखाते हैं हमको। वे कहते हैं कि कविता से जीवन बड़ा है। पूरा जीवन शायद कविता को कभी उपलब्ध नहीं होता, जीवन कविता तीत होता है। वो ये भी कहते हैं कि शब्द उतने ही सच हैं जितने फूल, पत्तियां, चिड़िया या पत्थर, आंखों या हाथ का स्पर्श। वे कहते हैं कविता कभी वक्तव्य, प्रार्थना, सब कुछ हो सकती है। कविता भाषा, अनुभव, स्मृति, कल्पना, रहस्य, आश्चर्य आदि सबसे रची जाती है। वे कहते हैं कविता राजनीति, परिवर्तन, विचारधारा, आस्था, प्रतिबद्धता आदि के मुकाबले कहीं अधिक अनिवार्य और अदम्य रूप से नैतिक कर्म है। भी लगती है कि यह पाठ हम धीरे धीरे सीखते हैं कि अनुभव भाषा से स्वतंत्र नहीं है, भाषा का विन्यास जानने की प्रक्रिया है। जाने हुए को भाषा में ढालना कविता नहीं है, जाने हुए को भाषा में ढालना कविता नहीं है, भाषा में जानने की कोशिश में कविता रची जाती है। वे ये भी कहते हैं कि कविता जीवन और भाषा दोनों का उपहार है, वह दोनों के बिना संभव नहीं होती। उन्हें लगता है कि हम कविता सिर्फ अपने जीवनानुभव से नहीं, दूसरों के काव्यानुभव से भी प्रतीकृत होकर लिखते हैं। वे ये भी कहते हैं कि किसी छोटे से सच को भी बेकार नहीं जाना चाहिए। वो बार बार दोहराते हैं, आप उनके अनेक व्याख्यानों में ये बात सुन लीजिए। वो छोटे छोटे सचों को बेकार न जाने देने वाले कवि भी हैं, क्योंकि बड़े सचों के लिए बहुत विचारधाराएं, प्रतिबद्धताएं, राजनीति, आदर्श गढ़े गए, जिसको मुक्तिबोध धिक्कारते हैं कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, आदर्श खा गए, कुछ नहीं बचा, मर गया देश, जिंदा रह गए तुम, बताओ किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से मुंह मोड़ गए। अशोक वाजपेयी करुणा के दृश्यों से मुंह मोड़ने वाले कवि नहीं है, क्योंकि वे कविता को राजनीति से अलग रखने वाले कवि हैं। वे ये भी कहते हैं कि कविता में शब्द पूर्वज शब्दों को गहरी नींद से जगाते हैं, किसी नए शब्द के जन्म से उल्लसित होते हैं। वे तो यहां तक कहते हैं कि कविता आत्मा और संबंधों की एक लॉग बुक जैसी है, कवि उसमें कुछ दर्ज करता है, ये अपने में एक प्रतिमान है। आत्मा और संबंधों की लॉग बुक जैसी उनको एक कविता लगती है। वाह! तो ये
उनकी एक शिक्षा पद्धति जैसी है। फिर मैं अपनी बात अंत करता हूं कि ये जो किताब जिसकी मैंने चर्चा की, कविता कब, कविता क्या, कहां, क्यों, तो आप याद करेंगे कि कविता क्या है, इस पर तो रामचंद्र शुक्ल ने खूब विचार किया हिंदी साहित्य में। कविता कहां होती है, इस पर हमारे काव्यशास्त्र में भी बहुत विचार हुआ। वो अभिधा में होती है, लक्षणा में होती है, व्यंजना में होती है, कहां होती है, कैसी काव्य प्रतिभा होती है। अशोक जी के सारी जो कविता को लेके विचार है, जिनको मैं उनके वैचारिक आलाप कह रहा हूं, वो बार बार कविता के क्यों होने को उकेरते हैं। आखिर कविता लिखने की जरूरत क्या है, क्यों होती है, ऐसा क्या है जो कविता के बाद होता है। ये जो उनकी व्याकुलता है कविता को लेके, ये हम सबके लिए कवि शिक्षा का काम करती है। और इसी व्याकुलता से अशोक जी अपनी कविता लिखते हैं। बहुत लंबी और मुझे तो बहुत सार्थक लगी, बहुत दूर दूर तक जाती हुई बातचीत। इसमें मनीष जी के व्याख्यान से शुरू हुई, पंकज भैया ने कितने बढ़िया बढ़िया हस्तक्षेप किए बीच बीच में, बेशक कुछ बदमाशी के साथ, और सविता जी ने अंतर्दृष्टि संपन्न व्याख्यान दिया, ध्रुव जी ने। सब लोगों के लिए मन में बहुत प्यार तो है ही, कहने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये चर्चा आयोजित की।